हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे इनका रेट डिपेंड करता है, इनकी हाफ लाइफ क्या होती है, इनका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक जनरल बात सीखेंगे, वो है हाउ टू फाइंड आउट इंटीग्रल रेट लॉ एक्सप्रेशन। जिसे अपन ने लिखा था पहले कि डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें रेट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट करते हैं। रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशनशिप को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। और कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें तो वो जो इक्वेशन निकल के आती है उसे हम लोग इंटीग्रल रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्डर के लिए हम लोग अलग अलग करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो zero order reactions are the reactions whose rate is independent of concentration of reactant। ऐसी reactions जिनका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जिनका रेट कांस्टेंट रहता है, उन ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसिडर अ सिंपलेस्ट केस 1, सिंगल रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट at time t c is equal to c naught, at time t is equal to 0 c is equal to c naught, and time t is equal to t c is equal to simply c मान लिया। 0 टाइम पे C नॉट कॉन्सेंट्रेशन है एंड C टाइम पे C कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं इसका रेट लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर 0। रेट को फिलहाल मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 0 मीन्स K ओनली। यानी कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का वो कांस्टेंट रहता है, यानी रेट कभी चेंज नहीं होता। रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसी को मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करूं मैं तो माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी टी। इसको सॉल्व करें तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेट कर देते हैं सी नॉट से सी तक, 0 से टी तक, तो यहाँ से के टी आ जाएगा, KT आ जाएगा C नॉट माइनस C, दैट मीन्स C इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT। दिस इज वन इक्वेशन कि किसी भी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT के बराबर होगा। इसी को यूं भी लिख सकते हैं, इनिशियल एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 0 टाइम माइनस KT। थोड़ा सा और इसको अगर मैं इसका मेकअप चेंज करूं तो आई कैन राइट K इज इक्वल टू C नॉट माइनस C अपॉन T। कैन यू चेक दिस C नॉट माइनस C upon T is nothing but change of concentration upon time. It's nothing but average rate. So this is going to be average rate of reaction. तो दो बातें यहां से निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस डी सी अपॉन डी टी वो कांस्टेंट रहता है एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे यहाँ पे कभी यूनिट ऑफ K लिखना हो तो यूनिट ऑफ K विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको सिखाया मैंने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो जो रेट की यूनिट होगी वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको डिटेल में ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। हाफ लाइफ, किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ एक्चुअली इट्स अ टाइम required to consume 50% of the
reactant. Half-life of any reaction is equal to the time required to consume 50% of initial quantity of the reactant. reactant का 50% कंज्यूम हो जाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वही हाफ लाइफ होता है. तो अगर मैं इस रिएक्शन में जहाँ पे आपने लिखा था K इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी अपॉन टी, अगर मैं T इज इक्वल टू टी हाफ कर दूँ देन C इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू. अगर इस बात को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो K इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ. दैट मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2K. This indicates that half-life of zero-order reaction is directly proportional to initial concentration. जितना ज़्यादा initial concentration होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा 50% कंज्यूम करने के लिए, राइट? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्योंकि एवरेज रेट को फॉलो करते हैं, I can also calculate the time required to complete such reactions. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में T completion आप निकाल ही सको, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि C नॉट C इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी था, तो T कंप्लीशन हो गया. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन दैट इज T कंप्लीशन मस्ट बी इक्वल टू सी नॉट माइनस 0 अपॉन K. तो ये हो जाएगा T कंप्लीशन इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन K. Can we check? This is going to be twice of T half. कितना आसान सा कैलकुलेशन है, और हो भी क्यों ना. आधा कंज्यूम करने के लिए यदि T टाइम लगता है तो पूरा कंज्यूम करने के लिए 2T टाइम लगेगा. सिंपल यूनिटरी मेथड. क्यों लग रहा है ऐसा? बिकॉज जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एवरेज रेट. तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड आसानी से लगा सकते हैं कि 10 मोल को कंज्यूम करने के लिए यदि T टाइम लगता है तो 20 मोल को कंज्यूम करने के लिए 2T टाइम लगेगा. यानी जितना ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा 50% एज वेल एज 100% कंप्लीट करने के लिए, राइट? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस में कभी ऐसा हो जाए कि जो रिएक्टेंट होता है सिंगल रिएक्टेंट, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 की बजाय कुछ और हो जाए, जैसे मैंने मान लिया है कि 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट है, तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या होगा? अगेन सी नॉट एंड सी इज सपोज टू बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू T. तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूंगा तो वंस अगेन रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर 0 ऐसा मुझे गिवन है, ठीक है? रेट कैन बी रिटन एज माइनस dA अपॉन 2dt इज इक्वल टू K, क्योंकि रेट हम एब्सोल्यूट सेंस में हमेशा रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस या रेट प्रोडक्ट के अपीयरेंस के टर्म्स में ही लिखते हैं. तो इस केस में माइनस डी ए अपॉन 2dt इज इक्वल टू K हो गया, या इसे माइनस DC अपॉन dt इज इक्वल टू मैं 2K कह सकता हूँ. यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस DC इज इक्वल टू 2K dt, ये हो गया आपका C नॉट से C तक, ये हो गया 0 से T तक. तो ये आपका हो जाएगा C नॉट माइनस C इज इक्वल टू 2K इंटू T, और C इज इक्वल टू C नॉट माइनस 2KT. यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकम्स C नॉट माइनस 2KT. अगर इस एक्सप्रेशन को पिछले वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है कि जहां हम K लिखते थे वहां 2K लिख रहे हैं. तो याद रखना यहाँ पे जो K है ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, लेकिन जो 2K है वो A के डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट है. कैन यू गेट इट? माइनस DC बाई dt इज इक्वल टू 2K, एंड माइनस DC बाई dt जो होगा या माइनस DA अपॉन dt जो होगा वो A का रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा. हम लोग डायरेक्टली कभी रेट नहीं निकालते, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते, हम निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस. तो वहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का फ़र्क पड़ेगा. तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यदि मैंने K माना है तो 2K क्या है?
2K है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ कंपाउंड A। इसी तरह से यदि मुझे इस केस में इफ आई नीड टू राइट हाफ लाइफ ऑफ A, क्या लिखेंगे? अगेन हाफ लाइफ के लिए आपको C की वैल्यू C0/2 करनी पड़ेगी। तो जब आप हाफ लाइफ निकालेंगे तो T इज इक्वल टू C0/4K हो जाएगा। कैन यू चेक? अगर आप T का वैल्यू T हाफ रख दो, C का वैल्यू C0/2 रख दो तो यही आ जाएगा। अगेन पिछले केस में क्या आया था? C0/2K। तो सिंपली जहाँ K हम लिख रहे हैं वहाँ पे 2K लिख देंगे। तो अंडरलाइनिंग बात सिर्फ इतनी हुई कि अगर कभी किसी रिएक्शन को, स्पेशली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें, अगर कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट को या रिएक्शन को, तो उस केस में उस रिएक्शन का जो K होगा वो उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट रिमेंबर, पिछले केस में जहाँ पे 1 था कोएफिशिएंट, वहाँ पे रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस सेम था। लेकिन इस केस में रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन K है एंड रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ A 2K है। ठीक है, एक ऐसा केस भी लेते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट ले लेता हूँ मैं और दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 मान लेता हूँ। तब देखते हैं कि हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और उस केस में हम लोग हाफ लाइफ और K की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेट्स चेक। मान लीजिए मेरे पास ऐसा रिएक्शन है A प्लस B, लेट्स से 2B कर दिया, चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका A ले लिया, इसका B ले लिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे ये A माइनस एक्स हुआ और ये B माइनस एक्स हुआ, B माइनस 2x हुआ। अगर मुझे इसका रेट लिखना हो विच कैन बी रिटन एज माइनस dA/dt, या इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस dB/2dt। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैंने माना है कि t टाइम में x मोल A का रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट को मैं यूं लिख सकता हूँ dx/dt, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ आप लिख सकते हो। यदि c के टर्म्स में लिखना होता तो माइनस dc/dt आता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घटती है। x के टर्म में लिख रहे हो इसलिए प्लस dx/dt आया, क्योंकि x का वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ता है। राइट, इनिशियल x का वैल्यू 0 है एंड किसी भी टाइम पे x का वैल्यू x रहेगा, तो जो चेंज ऑफ मोल हुए प्लस x हुए। तो dx/dt कैन बी रिटन एज K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 0 एंड B पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन पावर A पावर 0 B पावर 0। तो इसको सिंपली K लिख दिया dx/dt, यहाँ से इंटीग्रेट करके आप x निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी KT। अब x की वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही निकली जैसे हमने पिछले कुछ केसेस में, 2 केसेस में निकाले थे। फ़र्क सिर्फ यही रहेगा कि K A के रिस्पेक्ट में अलग होगा, B के रिस्पेक्ट में अलग होगा, और ये बात हम लोग डिटेल में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रेशियो उनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका यदि K है तो इसका 2K होगा, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अब मेरा पर्पज़ है टू फाइंड आउट हाफ लाइफ फॉर A and half life for B, and I have to check whether both the half lives are same. If both the half lives are same, I can say half life of reaction exist. लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि A और B का हाफ लाइफ डिफरेंट हो जाए, जितने टाइम में A हाफ हो जाता है इनिशियल का, उतने ही टाइम में यदि B ना हो तो फिर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइंड नहीं होगा। तो लेट मी चेक फर्स्ट कि क्या कंडीशन है इसके लिए कि हाफ लाइफ डिफाइंड हो। उसके लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा A माइनस KT। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BT इज इक्वल टू B माइनस 2x दैट इज B माइनस 2KT। राइट, ये किसी भी टाइम पीरियड पे कॉन्सेंट्रेशंस A और B की निकल आई। फॉर हाफ लाइफ ऑफ A, अगर A का हाफ लाइफ की बात करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ AT इज इक्वल टू
a/2। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में at की वैल्यू a/2 लिख दो, तो a/2 इज इक्वल टू a माइनस k इंटू टी हाफ ऑफ a। तो यहां से मुझे मिल जाएगा a/2 माइनस a इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ ऑफ a। तो दैट विल गिव यू टी हाफ ऑफ a इज इक्वल टू a/2k। तो a का हाफ लाइफ मुझे पता पड़ गया। नाउ आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट b का हाफ लाइफ। तो चेक करते हैं b का हाफ लाइफ कितना हुआ। फॉर t half of b, can we write it like this? t is equal to b/2। t टाइम पे b की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू b माइनस 2x और इसकी वैल्यू b/2 के बराबर होनी चाहिए। तो b/2 इज इक्वल टू b माइनस 2kt। यहाँ से माइनस 2kt या प्लस 2kt हो जाएगा b/2 और kt हो जाएगा b/, यहाँ पे t हाफ लिख दिया। तो b/2 इज इक्वल टू 2 इंटू k t हाफ ऑफ b, क्योंकि b के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ से t हाफ ऑफ b आपका आ जाएगा b/2k, 4k, आई एम सॉरी 4k, b/4k। अब हाफ लाइफ ऑफ a पता पड़ गया, हाफ लाइफ ऑफ b पता पड़ गया। ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं, ये a और b की वैल्यूज बताएंगी। तो चेक करें कि अगर कभी हाफ लाइफ ऑफ a और b बराबर हो, इफ t हाफ और a इज इक्वल टू t हाफ फॉर b, देन व्हाट हैपेंस, a/2k इज इक्वल टू b/4k। तो यहां से आप लिख सकते हो a/b इज इक्वल टू 1/2। व्हाट डज इट मीन? कि यदि किसी रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ बराबर होनी है तो उनके जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में रहने चाहिए। जैसे मैंने रिएक्शन क्या ली थी, a+2b चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ये लिया था a, ये लिया था b, इनकी स्टोइशियोमेट्री 1:2 है और इन्हें हमने a और b लिया था और a और b का रेशियो 1:2 आया, तभी हाफ लाइफ बराबर हुई। दैट मीन्स if a reaction consists of more than one reactant, half life of all the reactants will be same only when initial moles are in the ratio of their stoichiometry. Clear? And then only half life of reaction will be defined. अगर दोनों reactant की half life अलग अलग आ रही होती तो पूरे reaction की half life defined नहीं होती। Clear? तो यहां लिख सकते हैं फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन टू बी डिफाइंड, द रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स must be same as the ratio of their stoichiometric coefficient। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री का रेशियो में ही उनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है तो ही दोनों रिएक्टेंट सिमिलर टाइम में अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाते हैं और हाफ लाइफ रिएक्शन का डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता a+2b चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट है, अगर मैं ये ले लेता e और ये ले लेता 1 और ये ले लेता 5, तो आधे टाइम में ये 1 से 0.5 हो गया, इसका मतलब इसका 0.5 रिएक्ट कर गया और अगर इसका 0.5 रिएक्ट किया तो इसका 1 रिएक्ट करेगा, तो ये कितना बचेगा, 5 - 1 यानी कि 4। अब आप देखिए जितने टाइम में a का आधा हुआ उतने टाइम में b का आधा नहीं हुआ, 5 से 4 होना आधा थोड़ी होता है। इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ अलग होगी और इसकी हाफ लाइफ अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में होता है, तभी हाफ लाइफ दोनों रिएक्टेंट का सिमिलर होती है और तभी रिएक्शन की हाफ लाइफ डिफाइंड होती है, राइट। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ कई सारे ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए कोशिश कीजिए। पहला ग्राफ है C वर्सेस T। आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे C फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का और C नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो इसको यदि मैं y इज इक्वल mx प्लस C से कंपेयर कर दूं तो जो स्लोप है वो माइनस k के बराबर है, यानी ये ग्राफ का जो स्लोप होगा इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप, और जो इंटरसेप्ट होगा वो C नॉट के बराबर होगा। ये C नॉट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन मैंने इधर और टाइम इधर प्लॉट किया, ठीक है। तो जिस समय t की वैल्यू 0 हो जाएगी उस समय c का वैल्यू C नॉट के बराबर हो गया, यानी ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसका स्लोप k के बराबर माइनस k के बराबर हुआ, माइनस k, ठीक है। पार्ट बी, रेट ऑफ रिएक्शन एंड C। What do you think? C and rate of reaction. Will it be like this? Rate of reaction is always constant. Rate of reaction for a zero order reaction is always constant. तो rate of reaction और C का ग्राफ यही रहेगा। अगर कभी rate of reaction और T का कर्व प्लॉट करें, क्या आएगा? It will again be constant. Rate of reaction टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता। Rate of reaction is independent of time. Rate is always going to be an average value, final minus initial upon time, final concentration minus initial concentration upon time. Rate of reaction हर हाल में constant रहेगा, ना तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना concentration पे, ठीक है। T half and C naught, आपको पता है कि T half is equal to C naught upon 2K होता है। That means T half is directly proportional to C naught। इसका मतलब y is equal to mx टाइप का कर्व आएगा, तो this will be a straight line like this। ऐसे ही कभी आपको प्लॉट करना हो T completion and C naught, तो अगेन दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बट याद रखना दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, क्योंकि T completion जो होता है वो होता है C naught डिवाइडेड बाई K, इट इज ट्वाइस ऑफ T half। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों कर्व का स्लोप अलग अलग होगा, यानी जो थीटा एंगल होगा ये डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ T half इज इक्वल टू C naught अपॉन 2K है, तो इस कर्व का स्लोप कम होगा, और यहाँ T completion C naught अपॉन K है तो इसका स्लोप अधिक होगा। तो इस तरह से T half और T completion का ग्राफ सिमिलर आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट इट विल हैव अ डिफरेंट स्लोप, राइट। तो चलिए, परंपरा के अनुसार जब भी हम कोई थियरी पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक न्यूमेरिकल ज़रूर करते हैं। तो समय आ गया है कि एक न्यूमेरिकल किया जाए। आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, मैं पढ़ के समझा देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद वापस देखिए। 2 कंटेनर्स ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर ईच कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ A and 1 मोल ऑफ B respectively. If the rate constant for disappearance of A and B are given, calculate the time at which the concentration will be same for the first time for both. दोनों का concentration किस टाइम पे सेम होगा, एंड फिर बोला है कि टाइम आफ्टर विच concentration remains same throughout, यानी किस टाइम के बाद दोनों की concentration हमेशा के लिए सेम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2 रिएक्शंस हैं, अलग अलग कंटेनर में हो रही हैं, जिनका वॉल्यूम 1 लीटर है। फर्स्ट कंटेनर में 2 मोल A है, सेकेंड कंटेनर में 1 मोल B है। इनके K1 एंड K2 दिए हुए हैं। रिमेंबर दिस K1 एंड K2 आर नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट देख के ऐसा फील आएगा ये रेट कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आज की डेट में तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ऑर्डर अभी अभी हमने 0 ही तो पढ़ा है इसलिए 0 होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा उस समय ये कॉमन सेंस नहीं चलेगा। तो ऑर्डर कैसे निकालें? विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो ये बता रहा है कि ऑर्डर 0 है। आप अपने नोट्स में लेक्चर में वापस जाइए और देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और रेट की यूनिट सेम होती है। तो 0 ऑर्डर तो आ गए दोनों रिएक्शन, ये पता पड़ गया। अब पहला क्वेश्चन ये बताना है कि किस टाइम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगी, और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि किस टाइम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस हमेशा के लिए सेम हो जाएंगी। तो पहला पार्ट करते हैं। अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम निकालूं तो क्या आता है, ए नॉट माइनस के इंटू टी। ए नॉट है 2, के हो गया 10⁻⁻4 इंटू टी इज इक्वल टू ए एट टाइम टी। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं बी टी इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के टू इंटू टी। इसको K1 लिख दो आप। बी नॉट है आपका 1 मोल, K2 का वैल्यू 10⁻⁵ दिया है इंटू टी इज इक्वल टू बी टी। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम किस टाइम पे होंगी, तो कैन वी राइट दैट ए टी इज इक्वल टू बी टी। तो 2 माइनस 10⁻⁻4 इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस 10⁻⁵ इंटू टी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 10 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस 10⁻⁵ टी। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो टी इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁵, तो ये आ गया t इज इक्वल टू 10⁵ सेकेंड्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 10⁵/9 सेकेंड। सेकेंड्स क्यों? क्योंकि रेट का यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है। तो 10⁵/9 सेकेंड के बाद दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट करने से पहले एक बात और समझ लें कि ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस भी अलग हैं और रेट कांस्टेंट भी अलग है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, रिएक्शन के दौरान ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस आइडेंटिकल हो जाए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है इनिशियल और इनका रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट है। तो सिर्फ एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस आइडेंटिकल होंगी और उसके बाद फिर चेंज होने लगेंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएं, उस टाइम के बाद दोनों की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी और उसके बाद तो कॉन्सेंट्रेशन 0 ही रहेगी ना। तो इट विल बी द completion time after which both the reactions will have same concentration which is equal to 0 forever। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों का completion time निकाल लूँ। जिसका completion time ज़्यादा आएगा उस टाइम के बाद दोनों की concentration 0 रहेंगी ना। जिसका completion time पहले आएगा यानी कम आएगा, उसके बाद वो रिएक्शन जिसका completion time ज़्यादा है वो चलती रहेगी ना। तो जो ज़्यादा कंप्लीशन टाइम जिस रिएक्शन का होगा उतने टाइम के बाद दोनों रिएक्शंस के रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा और हम कह सकते हैं फॉरएवर दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस आइडेंटिकल हो गई। क्लियर? तो चलिए हम लोग दोनों का कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। टी कंप्लीशन फॉर रिएक्शन 1 तो चलिए दोनों का कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। टी कंप्लीशन फॉर ए क्या फार्मूला होता है? C0/2K। C0 इनिशियल दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ दैट इज 2 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। एंड टी कंप्लीशन फॉर बी विल बी अगेन C0 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁵ दैट इज 10⁻⁵ सेकेंड्स। तो क्योंकि 10⁻⁵ इज अ ग्रेटर टाइम तो रिएक्शन बी विल टेक मोर टाइम टू गेट कंप्लीटेड। इसका मतलब 10⁻⁵ सेकेंड्स के बाद बी 0 होगा और ए तो पहले से ही 0 हो चुका है। तो 10⁻⁵ सेकेंड के बाद ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस हमेशा के लिए 0 हो जाएंगी। दैट मीन्स आफ्टर
10 power 5 seconds concentration of both becomes 0 and 0 है तो forever 0, ठीक है। तो सेकेंड आंसर आपका हो गया 10 raised to the power 5 seconds। क्लियर। इसी के साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डिटेल्स खत्म हुई। आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे।